सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जानो फिर मानो कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रेम के साथ संविधान की बात की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले भारत के संविधान के नाम की बात करते हैं तो भारत का संविधान नाम जो रखा गया है वो आर्टिकल 393 में रखा गया है। भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रेम्बल को पढ़ना आवश्यक है। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो उसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारत का संविधान सर्वोच्च है, लेकिन उसको शक्ति जो प्रदान होती है वो भारत की जनता से होती है। जिस प्रकार से हमें दिखाई देता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि जिस राष्ट्र पे आंतरिक और बाह्य रूप से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, उस राष्ट्र को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहते हैं। हमारा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। उसके बाद हमारे पास में समाजवादी जो है वो गांधी और नेहरू विचारधारा से लिया गया शब्द है और 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द का जो एक अर्थ है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी आर्थिक रूप से सभी को न्याय मिले, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ में न्याय भेदभाव नहीं हो। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि पंथ निरपेक्ष के अर्थ के आधार पर हम बात करते हैं तो हमारे देश में सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया गया है। भारत देश में 70-80% हिंदू होने के बावजूद भी हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई, और यही हमारे संविधान की विशेषता है और हमारे देश की विशेषता है कि हम हिंदू इतने होते हुए भी सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। भारत का अपने आप में कोई धर्म नहीं है। उसके बाद में आता है लोकतंत्रात्मक का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जिस प्रकार से इब्राहिम लिंकन ने हमें बताया है उसको हम लोकतंत्रात्मक कहते हैं। गणराज्य का अर्थ है कि हमारा संवैधानिक जो सर्वोच्च पद है और वह है राष्ट्रपति। हमारा राष्ट्रपति जो है वो वंश के क्रमांकन के अनुसार न होके हमारा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, इसलिए हमारा राष्ट्र गणराज्य है। तो गणराज्य बनाने के लिए फिर उसके बाद में हम बात करते हैं उसके समस्त नागरिकों को हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं।
इसके बाद में हम कह रहे हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जैसा कि हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की बात करते हैं। धर्म के बारे में जब बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से 28 तक हम बात करते हैं। ये स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए आर्टिकल 16 बात करता है। प्रतिष्ठा के लिए आर्टिकल 21 बात कर रहा है। हमारे प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ये बंधुता वर्ड है, ये हमने लिया है 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उससे हमारे पास में बंधुता वर्ड आया है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। यानी भारत के संविधान को अंगीकृत, अडॉप्ट हमने किया, स्वीकार हमने कर लिया। अंगीकृत करते हुए अधिनियमित यानी क्रम से हमने उसको स्वीकार बांधा और उसके बाद में आत्मा यानी आत्मा से हमने क्या किया, उसको स्वीकार किया है। और इसी के चलते क्रम में 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के आर्टिकल 394 के अनुसार हम देखते हैं तो 16 ऐसे आर्टिकल हैं जो उस समय ही भारतीय संविधान में लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। वे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 394 में दिया गया है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। इस प्रकार से 16 आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान में के अनुसार हमारे यहाँ पे लागू हो गए थे। हम पाते हैं कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का केस है, उनमें न्यायाधीश जो सुब्बाराव जी थे उन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है वो हमारे मुख्य आदर्शों और हमारे जो आकांक्षाएं हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसके बाद में हमारे पास में जो केस आते हैं वो केस हैं इन री बेरुबारी AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 845। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान में जब भी कोई अमेंडमेंट करना हो या निर्वाचन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखना पड़ेगा। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना जा सकता। इसके बाद में हमारे पास में केस आया केशवन भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461। इसमें कहा गया जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखना पड़ता है संशोधन करते समय, निर्वाचन करते समय, तो यह देखते हुए ये बात अयुक्त है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना जाए। इसलिए केशवन भारती वर्सेस केरल राज्य केस में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अंग है। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक संशोधन हुआ है और वह हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता यानी एकता में अनेकता हमारे देश में होते हुए भी भारत में अखंडता की बात हम करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अपने आप में चेहरा है। भारतीय संविधान को यदि पढ़ना है, भारतीय संविधान को यदि समझना है, भारतीय संविधान को यदि देखना है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि भारतीय संविधान को पढ़ने से ही, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से ही भारतीय संविधान में जो उसका भारतीय संविधान का उद्देश्य है, उनकी भारतीय संविधान निर्माताओं की जो आकांक्षाएं हैं उनका हमें ध्यान दिखाई पड़ता है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि यह जो प्रस्तावना है यह हमारे हर बच्चे तक, हर नागरिक तक पहुँचे, इसका प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी के साथ आप सब ने इतने ध्यान से हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।